हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप सर्च कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 या जो है मनोविज्ञान 12th क्लास का अगर आप सर्च कर रहे हैं, सो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जानेंगे। सो यह जो इस वीडियो सीरीज़ का बेसिकली फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है बिकॉज फर्स्ट वीडियो जो बन रही थी वो काफ़ी बड़ी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया था। सो ये सेकंड पार्ट होगा फर्स्ट वीडियो का। सो आप सबसे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 12 की साइकोलॉजी कंटिन्यू पूरी पढ़नी है, एक एक सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, सो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप उनको एक एक करके देखिए। चैनल का और जो वीडियोस का जो लिस्ट है हर एक चैप्टर का मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक की फॉर्म में आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ पर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे या प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्लास 12 की साइकोलॉजी के सभी चैप्टर्स को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। सो चलते स्टूडेंट्स अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि पूरा वीडियो को अच्छे से देखा करो बिकॉज वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे नहीं तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी। और जो भी आपके डाउट्स उसके बाद बने सो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस किया करो, पूछा करो। अगर आपके कोई डाउट्स अगर होते हैं, अगर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे डाउट्स तो ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। फिर भी आप कमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हो, तो मैं उसी तरह से वीडियो भी कंटिन्यू करके बना के प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं कंप्लीट साइकोलॉजी हिंदी मीडियम की आपको मैं यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह से पढ़ा के एकदम कवर कर दूंगा। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके नोट्स वगैरह भी सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने जो प्रीवियस क्लास करी थी उसके अंदर हमने बेसिकली इस टॉपिक को कवर किया था। सो ये एजेंडा है वीडियो का जिसके अंदर हमने पहले ही कवर कर लिया है अपसामान्यता और मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्य। सो इसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था मेन क्या सामान्य और अपसामान्य में भेद करने के 2 उपागम हमने बेसिकली पढ़े थे। सो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली आज की क्लास का, बिकॉज इसे हमने पहले ही कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, मतलब फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर, बिकॉज मैंने आपको बताया वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैंने सेकंड पार्ट इसका प्रोवाइड किया। सो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हम लोग हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके बेसिस पे हम लोग जो है मनोवैज्ञानिक जो विकार है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली इस चैप्टर का जो कि नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, उसको हम डिटेल में समझेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट मी टेक यू फॉरवर्ड एंड लेट्स मूव टू दी टुडेज क्लास। सो आज बेसिकली हमें कंटिन्यू करना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। सो ये हमारी हेडिंग है मेन जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसे आपने देखा होगा, बिकॉज अगर नहीं देखा सो आप सबसे यही कहूँगा इसे देख के फिर आगे कंटिन्यू करें, ज़्यादा बेटर होगा, या इसे खत्म करने के बाद फिर उसे कंटिन्यू जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसे। हम कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण चाहिए कि किस प्रकार इन विकारों को अलग अलग समय के दौरान समझा गया है। राइट, जैसे स्टूडेंट्स आपको अगर कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में अगर डिटेल में अगर जानना है तो उसके बारे में जस्ट उससे बात करके अच्छे से आप नहीं जान पाएंगे। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री, इसका जो बैक साइड की हिस्ट्री है आप वहां से जानने का एफर्ट करो, तब उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। तो उसी तरह से जो मनोवैज्ञानिक जो विकार है बेसिकली, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चैप्टर 4 का जो मेन आपका हेडिंग है बेसिकली, जो आप चैप्टर का नाम है, अगर इसे समझना है तो हम जो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएंगे और अच्छे से वहां समझेंगे। राइट, तो वही ये कह रहे हैं, जब हम अपसामान्य मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बार बार घटित हुए हैं। तो हमें कुछ बातें ऐसी पता लगती है जो बार बार हुए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत। ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो एक प्राचीन सिद्धांत जो आज भी जाना जाता है कुछ जगहों पर, सभी जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर जाना जाता है, कि अपसमान व्यवहार किसी अलौकिक या अलौकिक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुपर नेचुरल और जादुई शक्तियों, मैजिकल फोर्सेस के कारण होता है। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक सिद्धांत हमारे यहाँ ऐसा भी प्रचलित है कि हमारे अंदर होता क्या है, जो अपसमान व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं वो एक अलौकिक शक्ति होती है, सुपर नेचुरल पावर या मैजिकल फोर्सेस होते हैं, जादुई शक्तियां होती है, जिसकी वजह से ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे बुरी आत्माएं, जैसे भूत प्रेत कह सकते हैं, या शैतान, व्यक्ति के अंदर रहने वाली बुरी आत्माओं को झाड़ फूक इत्यादि कामों से और प्रार्थना द्वारा हटाने का तरीका आज भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो हो सकता है आप अगर
किसी गांव के रहने वाले हो, शहरों में कुछ जगहों पर जहां पर थोड़ी सी लिटरेसी है, यहाँ पर जहां पर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, वहां पर इन सब चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, अब एक भूत प्रेत होना ना होना एक मतलब बेसिकली साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो नहीं होते, फिर थोड़ा सा अगर इसको हम आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो होते भी हैं। लेकिन अब इस चीज़ में पढ़ना कितना सही है कितना गलत है, इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर कितना ज़्यादा होता है, मैं भी इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैं इस पर डिस्कस करूँ तो आपकी काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा तो सही, लेकिन प्रॉब्लम यह है वीडियो बहुत बड़ी होगी। फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, भूत प्रेत आध्यात्मिक रूप से जब आप देखोगे समझोगे, जब आप जो है स्टडी करोगे, ठीक है, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, तो आपको ये सभी शक्तियाँ सही लगेंगी, ठीक लगेंगी, लेकिन इनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता जितना लोग इससे परेशान होते हैं। भूत प्रेत या जो आत्माएं होती हैं ये बेसिकली उन लोगों को परेशान करती हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव लोग होते हैं, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी आप देखना कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप के लोग हैं वही लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं। और अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज साइंस तो फैक्ट पे चलता है, जो चीज़ देखता है वो तो कहता है गॉड भी नहीं होता, तो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ कन्फ्यूज़न बनेगा, तो इसी वजह से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कहा कि होता तो बिल्कुल है आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए, लेकिन उसका फैक्टर, उसका जो एक इम्पैक्ट होता है इतना ज़्यादा नहीं होता जितना लोग बताते हैं, बिकॉज वो उन्हीं से चीज़ें जुड़ती हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फिलहाल अभी हमें ये जो सर्टन साइकोलॉजी की बुक है इसमें जो कंटेंट दे रखा है इसी के बेसिस पे स्टडी करनी है। ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग सोचते होंगे काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, सो कई समाजों में जैसे आपने सुना होगा ओझा, जिसे इंग्लिश में शामैन कहते हैं, वे व्यक्ति समझे जाते हैं जिनका संबंध अप्राकृतिक शक्तियों से होता है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता, न तो इसे मैं साइंटिफिक तरीके से सही मानता हूँ और नहीं जो है इसे आध्यात्मिक तरीके से, बिकॉज आज के टाइम में इतना कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, बहुत रेयर हैं जिनका संबंध होता होगा। लेकिन हाँ, आपको ये बेवकूफ़ बनाने वाले ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, और जिनके माध्यम से प्रेतात्माएं व्यक्तियों से बात करती हैं। ओझा के द्वारा ग्रसित व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी समस्या किस प्रेतात्मा के कारण है तथा उसे प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, सो ये बेसिकली हम लोग मनोवैज्ञानिक विकार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझ रहे हैं। तो पहले के टाइम में लोग ऐसा ज़्यादा मानते थे, इन सब चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला था। फिर आगे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अब सामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में एक विचार बार बार आया है कि व्यक्ति इसलिए विचित्र ढंग से व्यवहार करता है क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क उचित प्रकार से काम नहीं करते। बिल्कुल सच्चाई है स्टूडेंट्स, जब आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों का तालमेल सही नहीं होगा, मतलब आप सोच कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, राइट, आपके दिमाग में टेंशन है या एंग्जाइटी है, परेशानी है, तो अगर उस टाइम आपकी जो बॉडी है सही तरह से एक्टिव नहीं रहेगी। जैसे मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर आपको जाना पसंद नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, तो आप पूरी तरह से आपकी जो बायोलॉजी है, इन द सेंस आपका जो जैविक है या आंगिक जो उपागम है वो भी सही से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ सत्य है। यह जैविक या आंगिक उपागम, जिसे ऑर्गेनिक अप्रोच के नाम से हम जानते हैं, आधुनिक काल में इस बात के प्रमाण है कि शरीर और मस्तिष्क की कई प्रक्रियाओं का संबंध कई तरह से दुर्नुकुलक व्यवहार से है। दुर्नुकुलक मैंने आपको पहले बता दिया है, दुर्नुकुलक का मतलब होता है जो चीज़ अनुकूलित न हो, इसे इंग्लिश में माल अडाप्टिव कहते हैं, जिसका मतलब आप ऐसे कंडीशन में, ऐसी जगह पर हो, जिस एनवायरनमेंट को, जिस माहौल को, जिस सराउंडिंग को आप बेसिकली अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पर आप बिल्कुल वहाँ से तालमेल नहीं जमा पा रहे हो, तो वो आपके लिए दुर्नुकूलक होगा, राइट। जैसे मान लेते हैं आपको मैंने चाइना भेज दिया, अब आप जो है वेजिटेरियन है, अब चाइनीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा सब कुछ डिफरेंट लगेगा, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से माइंड से, बॉडी से बिल्कुल डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी कि आपके अंदर भूत आ गया, राइट। सो ये चीज़ आपको समझा रहे हैं। कई प्रकार के विकारों का दोषापूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को ठीक करके दूर किया जा सकता है, जिसका परिणाम सुमन्नत प्रकार में होता है। सुमन्नत प्रकार का मतलब होता है सही प्रकार में होता है, या सही तरह से फंक्शनिंग या उस काम को किया होता है, मतलब, राइट। सो ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि दूसरा उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, जिसे साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इसके बेसिस पे हम इसे कैसे समझें। कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं
व्यक्तियों के या व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा संसार को देखने के नजरिए में अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सो ये दूसरा इन्होंने जो फैक्टर बताया है, जिसे दूसरा अप्रोच या दूसरा जो उपागम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब अप्रोच होता है इंग्लिश में जिसे आप समझ सकते हैं एक तरीका। ठीक है, एक ऐसा तरीका जिसके बेसिस पे कोई चीज़ हम समझते हैं। सो ये कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति के विचारों से बेसिकली भावनाओं और संसार को देखने के नज़रिए में जो उसकी अपर्याप्तता है, मतलब उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावना है, संसार को जिस भी तरह से वो देखता है, बिकॉज वो एक कंप्लीटनेस नहीं है। अपर्याप्तता का मतलब वो सही नहीं है, सही तरीके से नहीं देख पाता, उसका जो नज़रिया है, जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, वो सही नहीं है, हमेशा नेगेटिव है, तब वहाँ पर ये जो है मनोवैज्ञानिक जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तब आपके उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों परिप्रेक्ष्य जो हमने ऊपर तीनों देखे हैं, पहला है अति प्राकृतिक, जिसे इन्होंने भूत प्रेत से जोड़ा है। दूसरा आपका जैविक या आंगिक, जो हमने यहाँ पर देखा है, राइट। और आपका तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक, बेसिकली जो हमने अभी देखा है साइकोलॉजिकल वाला। ये सभी कह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में बार बार घटित होते रहे। कह रहे हैं ये तीनों जो परिप्रेक्ष्य हैं, ये जो तीनों ही अप्राकृतिक, जैविक और आंगिक, इनका जो तालमेल है, या मनोवैज्ञानिक रूप से ये तीनों ही बेसिकली हम इनको देखते आए हैं, ऐसा मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है उनका मानना है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता में हमें ऐसा देखने को मिला है, पश्चिमी सभ्यता में, राइट। पश्चिमी सभ्यता में प्राचीन ग्रीक दार्शनिक चिकित्सक जैसे कि हिप्पोक्रेटस, ये काफ़ी फेमस रहे, आपने इनका नाम सुने होगा। सुकरात का नाम आपने सुना, काफ़ी फेमस है, ये लोग आपके फिलोसफर्स हैं। ठीक है, और विशेष रूप से प्लेटो, राइट, ये लोग जो हैं, इनके कुछ विचार रहे हैं सब उपागम को लेकर के हुए हैं, राइट, जिन्होंने सार्वंगिक उपागम, जिसे कहा गया इंग्लिश में ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, को विकसित किया है, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, और बाधित व्यवहार को संवेग और तर्क के बीच द्वंद्व के कारण उत्पन्न माना है। मतलब इन्होंने एक जो सार्वंगिक उपागम दिया, इन्होंने कहा कि लोगों के अंदर जो इस तरह से जो भावनाएं आती हैं, जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स बनते हैं, वो बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर होता क्या है, बाधित व्यवहार, उसका जो व्यवहार है किसी सर्टन संवेग से अगर बधा होता है, जैसे मन में आपके कुछ ग्लानि है, कुछ चिंता है, अगर आप उससे बधे हुए हो, उससे जो संवेग आ रहा है और उससे तर्क के बीच में, और आप जो तर्क लगा रहे हो, जब दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मुठभेड़ होती है, एक सही समझ नहीं होती, सही तालमेल नहीं होता, तो तब ये बेसिकली उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सो आगे इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया, उनका नाम ग्लेन है। ग्लेन ने व्यक्तिगत चरित्र और स्वभाव में 4 वृत्त, बेसिकली इसे 4 ह्यूमरस की भूमिका को बताया है। उनके अनुसार यह भौतिक संसार 4 तत्वों से बना है, जैसे कि पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ठीक है, आकाश भी है, लेकिन आकाश इन्होंने नहीं बताया। आकाश का मतलब जो हमारी साउंड होती है, आवाज़ होती है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इन चारों को बेसिकली आप स्पर्श करके देख सकते हैं। आकाश, जिसमें आपकी मेरी जो आवाज़ है, इसे आकाश कहते हैं, राइट। सो ये बेसिकली 5 तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लेन का मानना ऐसा है कि ये 4 जो हैं तत्व हैं, जो मिलकर हमारे शरीर के 4 आवश्यक द्रव्य बनाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि ये सारे चारों मिलकर के हमारे शरीर के 4 ऐसे द्रव्य बनाते हैं, जैसे कि रक्त, काला पित्त, पीला पित्त और श्लेष्मा बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव को बनाते हैं, और कह रहे इनमें से जो ये 4 जो डिफरेंट तरह के तत्व हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्वभाव को बनाते हैं। हमारे अंदर जो अलग अलग स्वभाव मिलते हैं देखने को, ये इन्हीं की वजह से होते हैं, ऐसा इनका मानना है। किसका मानना है? ग्लेन का मानना है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस नाम को आप। कह रहे हैं फिर आगे, इन 4 वृत्तियों में असंतुलन होने से विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं जब इनके बीच में तालमेल नहीं होता तो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह अथर्ववेद और आयुर्वेद पुस्तकों में वर्णित भारतीय धारणा, इसमें त्रिदोष कहा गया है, उसमें भी उसके अंदर ही बताया गया है। त्रिदोष के अंदर में बेसिकली हमें बताया गया है वात, पित्त और कफ। इनका जिस तरह से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो पतंजलि के आयुर्वेद में ये काफ़ी जो है फेमस आपका रहा है। इसके बेसिस पे हमारी बॉडी जो बैलेंस बनाती है, ठीक है, वात, पित्त और कफ।
तो ऐसा हमें हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो अगर इनके बीच में डिसबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी पूरी तरह से एक तरह से क्या डिस्टर्ब होती है। कि समान संप्रत्यय है, कह रहे हैं ये उन्हीं के प्रकार, उन्हीं के जैसे ये संप्रत्यय है, मतलब उन्हीं के प्रकार के हैं ये। आप इसके बारे में अध्याय 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आई होप उसको अगर रिमाइंड करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, हमें कुछ युग के बारे में ये बताएंगे, अलग अलग युग के बीच में किस प्रकार की धारणा रही है मनोवैज्ञानिक, और जो एक तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, उसको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। सो सबसे पहले हमें देखना है मध्य युग, इसे मिडल एजेस कहा गया है, ठीक है, बिकॉज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो कह रहे हैं कि मध्य युग में भूत विद्या और अंधविश्वासों ने अपसमान व्यवहार के कारणों की व्याख्या करने में पुनः महत्व प्रदान किया है कि कर लिया। मतलब जो आपका मिडल एज था बेसिकली, उसमें भूत विद्या मतलब जो ओझा वगैरह लोग होते थे, अंधविश्वास ज़्यादा एक उसका फैलाव था, राइट। फिर आगे कह रहे हैं भूत विद्या के अनुसार मानसिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, और जो है उस काल में बहुत से उदाहरण चुड़ैल मारड़ में पाए जाते हैं। चुड़ैल मारड़ का मतलब यहाँ पर चुड़ैल से है, एक तरह के जो है आत्मा ये भी है, ठीक है। सो जब कोई व्यक्ति जो है समय मर जाता है तो शायद स्त्री जो है वो इस प्रकार का रूप लेती है, ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक मध्य युग के दौरान ईसाइयत की दीनवत्सलता की भावना अभिभाव रही, और संत ऑगस्टिन जिसे कहा गया ने भावनाओं, मानसिक कष्टों और द्वंद्वों के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। मतलब ये कुछ बातें हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये जो राइटर्स हैं बेसिकली इन्होंने इनके बारे में काफ़ी जो है मतलब एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताया है। इसे ने अपसमान व्यवहार की आधुनिक मनोगतिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी है, और इन्हीं लोगों ने मतलब ये संत ऑगस्टिन जो हैं, इनकी जो बुक्स रही होंगी, इन्होंने इसके बारे में बिकॉज विस्तार से लिखा है तो इसके बारे में इन्होंने टिप्पणी करी होगी, बताया होगा कि कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये हमें बेसिकली हमें यहीं से एक आधारशिला मिलती है चीज़ों को समझने की, ठीक है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मध्य युग था ये काफ़ी अंधविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसके एंडिंग तक जो है शुरुआत जो बेसिकली एंडिंग में या जो है अगले युग की शुरुआत में इसे पुनर्जागरण काल कहा गया, ठीक है। उसमें जो है काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला है। कुछ सेंट्स ऐसे हैं, कुछ महात्मा रहे हैं, है ना, इसे संत ऑगस्टिन इन्होंने बताया, राइट, सेंट ऑगस्टिन। ओके, सो नेक्स्ट आपका आता है पुनर्जागरण काल। सो जो पुनर्जागरण काल है बेसिकली जिसे कहा गया रीएसेंस पीरियड में अपसमान व्यवहार के बारे में जिज्ञासा और मानवतावाद में काफ़ी वृद्धि दिखाई दी, ठीक है। जो अपसमान मतलब हमारे जो असमान व्यवहार, जो डिफरेंट हमारे व्यवहार होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं, इसके बीच में काफ़ी जो है चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आने लगी, ठीक है, काफ़ी वृद्धि हुई। फिर कह रहे हैं योहान वेयर, एक आपके साइकोलॉजिस्ट ने मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और अंतर्व्यक्तिक संबंधों में बाधा को मनोवैज्ञानिक विकार का महत्वपूर्ण कारण माना। तो एक आपके साइकोलॉजिस्ट इनका नाम योहान वेयर है, बेसिकली इन्होंने बताया कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व होते हैं, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का मतलब हमारी जो थॉट्स प्रोसेस होती हैं, सोचने का जो तरीका होता है उसके बीच में, और हमारे जो तर्क करने के तरीके होते हैं, अंतर्व्यक्तिक संबंधों और हमारे जो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं एक दूसरे से, उसमें जब बाधा उत्पन्न होती है, राइट। जैसे मान लेते हैं आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आपके सोचने के तरीके से और आपके जो सराउंडिंग में लोग जुड़े हुए हैं आपसे, इन सब के बीच में जब सही तालमेल नहीं होता तो इससे मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है, ऐसा इनका मानना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डायन भी मानसिक रूप से बाधित हो सकते थे या हो सकती है, अतः उन्हें भी चिकित्सा के उपचार की आवश्यकता होती है और न कि धर्मशास्त्रीय उपचार की। तो उनका ऐसा मानना है, किसका मानना है ऐसा, योहान वेयर का, जहाँ पर जे साइलेंट है। तो योहान वेयर बेसिकली इनका ऐसा मानना है कि जो डायन होती है एक तरह से जो है एक आत्मा बेसिकली, तो आप इसे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, अपोजिट सेंस में आप थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं, इन्होंने हास्य भी किया है इस शब्दों को लिख करके, यहाँ पर एक तरह से जोड़ दिया है लोगों को समझाने के लिए, डायन भी क्या हो सकती है, मानसिक रूप से बाधित हो सकती है, और उसको भी चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि उसको धर्मशास्त्रीय विचारों से ही ठीक किया जाए, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप समझ रहे होंगे। सो अब नेक्स्ट आपका आता है, फिर आगे कह रहे हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी को तर्क और प्रबोधन का काल माना गया, एजेस ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट जिसे कहा जाता है। इसलिए
अपसामान्य व्यवहार को समझने के लिए आस्था और धर्म सिद्धांत के बजाय वैज्ञानिक पद्धति का अभ्युदय हुआ। तो ऐसा मानना है, या मानना क्या, बेसिकली ये जेन्युइनिटी भी है, सच्चाई भी है कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ आए हैं, जैसे समय आगे की तरफ बीता है, बढ़ा है, जैसे जैसे थोड़ी जागरूकता लोगों के बीच में आई है, साइंस जैसे से आगे गया है, साइंस मतलब विज्ञान जैसे धीरे धीरे आगे गया है, तो एक जो है प्रबोधन लोगों को हुआ है। तो ये प्रबोधन काल बेसिकली कहा गया, एज ऑफ रीजन, जहाँ पर लोग कारण जानना चाहें, एनलाइटमेंट लोगों की हुई। ठीक है, तो उसमें जो है लोग जो है वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिए उसका उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति में वृद्धि के कारण इन विकारों से ग्रसित लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना बढ़ी, जैसे सुधार आंदोलन एक रिफॉर्म मूवमेंट बना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे से हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी के और आगे, या जैसे से अब चीज़ें समय बढ़ रहा है आगे, और साइंस हमारी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से हम जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर सुधार देख रहे हैं। और इस प्रकार जो भी लोग मनोवैज्ञानिक ऐसे विकारों से पीड़ित हैं, उनको लेकर के कुछ सहानुभूति हमारे अंदर आने लगी, बिकॉज हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये कोई प्रेत बाधित समस्या नहीं है, ये इनकी जो है एक मानसिक समस्या है जिसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, को बल प्राप्त हुआ। यूरोप और अमेरिका दोनों में शरण स्थलों या आश्रय स्थानों में सुधार किया जाने लगा। इस सुधार आंदोलन का एक पक्ष यह था कि संस्था विमुक्त के प्रति रुझान बढ़ा, जिससे मानसिक रूप से बीमार लोग को ठीक होने के पश्चात सामुदायिक देखरेख के ऊपर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक आपका संस्था विमुक्ति का मतलब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसे का इंग्लिश में कहा गया। इसका बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे लोग जो मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बेसिकली क्या किया गया, एक विशेष संस्था बनाई गई, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से आप उनके ठीक करने के लिए एक हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं, जहाँ पर उनकी एक विशेष रूप से देखरेख की जा सके, उनका ध्यान रखा जा सके, जिसे हम संस्था विमुक्ति के नाम से हम जानते हैं। और जो कि 18वीं शताब्दी के बाद आप समझ सकते हैं इसका एक तरह से मूवमेंट चला अराउंड जो है इस जो आपका संस्था विमुक्ति है, ये 1960 के आसपास जो है इसमें काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे या इस पर सर्च करेंगे ज़्यादा डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। हाल के वर्षों में इन उपागमों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, अभिसरण का मतलब ये जो उपागम है धीरे धीरे आपस में पास मिलने लगे। दूर से जब कोई चीज़ पास आती है जिसे अभिसरण कहते हैं, इसे इंग्लिश में कन्वर्जेंस कहते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, बिकॉज साइंस अब आगे की तरफ बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप ये कह रहे हैं अनोन क्रियात्मक से इंटरैक्शनल और जैव मनोसामाजिक उपागम से बायोसाइको सोशल अप्रोच का अभ्युदय हुआ। इस तरह से जो है एक तरह से इंटरैक्शनल, लोग आपस में इंटरैक्शन करें, लोग चीज़ों को समझें, और धीरे धीरे जो है एक बायोसाइको सोशल अप्रोच आए, ऐसे मनोसामाजिक उपागम, लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होने लगे। इस परिप्रेक्ष्य में सभी तीनों कारक अर्थात जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक, ये तीनों ही कारक हैं। ये बेसिकली मनोवैज्ञानिक विकारों की अभिव्यक्ति और उनके परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं, इसके की अभिव्यक्ति और उनके जो परिणाम है बेसिकली को प्रभावित करने के लिए तीनों ही कारक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिकॉज ये तीनों कारक के बेसिस पे ही हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाए और पढ़ पाए और जान पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में बस इतने ही, और ये वीडियो थोड़ी छोटी है मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो अगली क्लास आएगी उसमें हम 30 मिनट्स से अब की वीडियो बनाएंगे, बिकॉज फर्स्ट जो वीडियो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद वीडियो एक नॉर्मल फॉर्म में चलती है। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, राइट। सो आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट्स, हम अगली क्लास में बेसिकली मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सो स्टूडेंट्स मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आपको आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप बहुत करते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। अब जल्दबाजी में ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, इसलिए धीरे से आप जो है स्लोली आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेरे साथ आप रहो, एक एक वीडियो को आराम से देखो, और जो कोशिश करो कि उसको रिवाइज फिर करो, अपनी बुक्स को स्टडी करो। इस तरह से आपकी साइकोलॉजी क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ जितनी भी आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आज की क्लास यहीं तक, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।